मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें हिंदी काव्य मंजरी के पाठ आ धरती कितना देती कविता का वाचन करूँगा, भावार्थ बताऊँगा, साथ ही साथ इसके कवि के विषय में तुम्हें जानकारी दूंगा। आशा करता हूँ कि तुम सभी के पास काव्य मंजरी की पुस्तक होगी और तुम सभी इस पाठ को ध्यान से सुनोगे और उसके भावार्थ को समझोगे, कवि के विषय में समझोगे और उसके विषय में अनेक अपने मन में उठे हुए प्रश्न और उत्तर की जानकारी प्राप्त करोगे। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, जैसा कि तुम जानते हो आईएससी बोर्ड में भी हिंदी के 2 विभाग होंगे प्रश्नों के, विभाग ए, विभाग बी, जिनमें 4-4 प्रश्न होंगे। पहले विभाग में तुम्हें कुछ निबंध होंगे। उन निबंधों में से तुम्हें एक निबंध करना होगा और उस पे तुम्हारा 15 अंक होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न तुम्हारा होगा जो 15 नंबर का अनसीन पैसेज होगा, जिसे हम अपठित गद्यांश के रूप में जानते हैं। तीसरा मुहावरे 5 नंबर का होगा और चौथा 5 नंबर का तुम्हारा वाक्य संशोधन या वाक्यों को शुद्ध करना होगा। लेकिन ये जो 10 नंबर का तुम्हें मैंने मुहावरे बोले और वाक्य संशोधन को बोले, तो इसमें व्याकरण का प्रायः सारे पोर्शन आ जाते हैं, चाहे वह संज्ञा से संबंधित हो, प्रत्यय से हो, उपसर्ग से हो, शुद्ध अशुद्ध हो, लिंग से हो, सभी कुछ इसमें आ जाता है। इस तरह से ध्यान देना, ये तुम्हारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंक होंगे और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। इसके बाद हम दूसरे पोर्शन में चलते हैं, जिसमें हमारी 3 पुस्तकें हैं। एक गद्य संकलन, दूसरा काव्य मंजरी और तीसरा सारा आकाश। तीनों ही पुस्तकों से तुम्हें 2-2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 4 प्रश्न करना होगा और ये 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न तुम्हारे 10-10 अंक के होंगे। इस तरह से 4 प्रश्न तुम करोगे, 40 नंबर प्राप्त करोगे। अब प्रत्येक पुस्तक से तुम्हें एक-एक प्रश्न करना होगा और जो चौथा प्रश्न होगा वह किसी भी उन्हीं तीनों पुस्तकों में से कोई भी प्रश्न तुम कर सकते हो जो तुम्हें आसान रहेगा। तो ये तुम्हारे जो है इस साल के आधार पे अंक का विभाजन हुआ और 20 नंबर के तुम्हारे जो बचे हुए अंक होंगे वह तुम्हारे प्रोजेक्ट को होंगे। तो अब मैं तुम्हें काव्य मंजरी के आ धरती कितना देती का वाचन करूँगा, लेकिन इससे पहले हम तुम्हें इसके कवि सुमित्रानंदन पंत के विषय में संक्षिप्त परिचय दूंगा। कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा के निकट
कौशाम्बी नामक ग्राम में हुआ था, जो 19वीं शताब्दी था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। कहा जाता है कि बचपन में ही इनकी मां का देहांत हो गया था, इसलिए इनका बचपन बड़ा ही दुख में बीता और बचपन इनकी दादी और पिताजी की देखरेख में बीता। कवि का प्राथमिक शिक्षण कार्य अल्मोड़ा में हुआ और उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये क्वींस कॉलेज गए और इस तरह से विद्या अध्ययन करने के साथ साथ वह काव्य रचना भी करते रहे। माना जाता है कि यह काव्य रचना 7 वर्ष की अवस्था से ही आरंभ कर दिए थे। इन्होंने अपनी रचना में वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायतन, ग्राम्या, क्षण, धूली, कला और बूढ़ा चांद, युगपथ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो पाठक के मन को मोह लेती है। पंत जी ने कुछ नाटक और कहानी भी अपनी रचनाओं में दिया है। उच्च कोट के निबंध और उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पंत जी प्रकृति के सानिध्य में अपनी शिक्षा ग्रहण किए और प्रकृति को ही वह सब कुछ मानते थे। इस तरह से इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर और सजीव चित्रण है। हमारी कविता आधरती कितना देती, यह भी प्रकृति से ही संबंधित है। प्रसाद और निराला, प्रसाद मीन्स जयशंकर प्रसाद और निराला माने सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जिनको टाइटल मिला है कि बहाती, ये छायावादी कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में गांधी जी का मार्गदर्शन काफ़ी प्रभावशाली रहा। इसके अलावा कबींद्र, जिन्हें हम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं, इनकी काव्य कला में निखार पहुंचाई है। इसके साथ ही साथ गांधी जी का दर्शन भी इनके काव्य में महत्वपूर्ण है। प्रकृति, नारी और सौंदर्य को इन्होंने उदात्त रूप दिया है। इन्हें भारत सरकार से या हमारे राष्ट्र से अनेक पारितोषिक और सम्मानपूर्वक पारितोषिक पुरस्कार मिले हुए हैं। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से अलंकृत किया। 1961 में ही चिदंबरा काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को इन्होंने प्राप्त किया। साथ ही साथ 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी ये प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार तथा रूस की सरकार द्वारा इन्हें कई पुरस्कार मिले हुए हैं। तो इस तरह से आधरती कितना देती कि कवि सुमित्रानंदन पंत का मैंने तुम्हें संक्षिप्त परिचय बताया। हाँ, यह जरूर ध्यान देना कि अब जिस तरह से आईसीएसई बोर्ड में तुम्हें कवि का परिचय, लेखक का परिचय दिया जाता था, लेकिन कभी तुमने उस पर विशेष गौरव नहीं किया और बोर्ड की परीक्षा में वह आता भी नहीं था। लेखक और उनके निबंध या पाठ का नाम दे दिया जाता था। अब इस समय तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें स्वयं ही खोजना पड़ेगा यह किस पाठ से लिया गया है, इस पाठ के लेखक या कवि कौन हैं, पाठ का प्रसंग क्या है। और इस तरह से अब तुम्हारे इसी तरह के प्रश्न आते रहेंगे और तुम उसे ध्यानपूर्वक यदि समझोगे, देखोगे, तो अपने प्रश्नों का हल स्वयं निकाल सकोगे। तो अब मैं तुम्हें आधरती कितना देती
कि कवि सुमित्रानंदन पंत का जो संक्षिप्त जीवन परिचय दिया, अब उसके बाद मैं तुम्हें आधरती कितना देती कविता का संक्षिप्त परिचय, या यह कह सकते हैं कि कविता का सारांश तुम्हें मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान देना, कवि ने अपने बचपन में मिट्टी में पैसे बो दिए थे और सोचा था कि मिट्टी से पैसों के पौधे उगेंगे, कालांतर में उन पौधों में रुपए की फल फूल बालियां आएंगी, जिसे वह पा करके काफ़ी अमीर हो जाएगा। इस आशा से वह मिट्टी में पैसे बो दिए, लेकिन कई दिनों के बाद उस मिट्टी से कोई भी पौधा या पौधे का अंकुरण न हुआ। कभी उसे अनपजाऊ मिट्टी समझा, कवि के सारे सपने टूट गए, यहाँ तक कि कवि ने अपने कल्पना को पावड़ों की तरह से जो बिछा करके संजोया था, वह समझने लगा कि यह उसकी भूल थी, क्योंकि कवि ने बचपन में जो पैसे मिट्टी में बोए थे, उसे आशा था कि वह पैसे पेड़ के रूप में जब उगेंगे तो वह काफ़ी धनवान बनेगा, मोटा आदमी बनेगा, अमीर बनेगा, उसका मान सम्मान बढ़ेगा, चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलेगी, लोग उसके आगे पीछे होंगे और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। लेकिन उसने गलत बीज बोए थे, जिसके कारण से मिट्टी में बोए गए पैसे के बीज का अंकुरण न हो सका। इस तरह से कवि इस बात को धीरे धीरे भूलने लगा, यहाँ तक कि कई ऋतुएं आई, पतझड़, बसंत, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर, इस तरह से साल में आने वाली ये जो जितने ऋतुएं हैं, सब कई बार आई, कई बार गई, लेकिन उस मिट्टी से पैसे के बीज न उगे। और कभी कुछ दिनों के बाद भूल भी गया कि उसने मिट्टी में कभी पैसे के बीज बोए थे और वह बीज उसे पेड़ के रूप में पैसे, रुपए आदि से भर देगा, यह बात वह भूल चुका था। इस तरह से दिन प्रतिदिन, महीने प्रति महीने साल गुजरते रहे और लगभग 50 वर्ष बीत गए। 50 वर्ष बीतने के बाद तो कवि को पता ही नहीं था कि कभी उसके मन में पैसे की लालसा थी। एक दिन उसने देखा कि उसके आंगन में या आंगन की मिट्टी गीली है। बस उसने उत्सुकतावश अपने हाथों से गीले मिट्टी को उखाड़ करके और उसमें सेम के बीज को बो दिया। और सेम को बीज को बोने के बाद भी फिर वह उससे भूल गया कि वह उसमें सेम के बीज को बोया है। और यह भी बात है कि इसमें याद करने की कोई बात भी नहीं थी कि उसे याद किया जाए कि उसने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वह फिर देखता है, अपने आंगन में आता है, तो उसने देखा
कि उसके आंगन में छोटे छोटे पौधे छाता के रूप में उगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कवि का मन प्रसन्नता से झूम उठा। कवि ने आश्चर्य से सेम के उन छाता जैसे तने हुए बीजों को देखा, उसे अधिक प्रसन्नता हुई। वह कहता है कि मैंने बीजों के सिर पर तनी हुई वस्तुओं को छाता कहूँ या जीवन पर विजय पाने वाला पताका कहूँ। इस तरह से वह छोटी छोटी खुली हथेलियों को देख करके बहुत खुश होता है। अब उसके मन में एक विचार आता है। वह सोचने लगता है कि ये छोटे छोटे पौधों के जो पत्ते हैं, ऐसा लगता है कि किसी चिड़िया के अंडे से निकले हुए छोटे छोटे बच्चे पंख मार करके इस धरती से उड़ना चाहते हैं और आसमान में विचरण करना चाहते हैं। कवि कहता है कि वह कुछ क्षणों तक उसे देखता रहा और अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव करता रहा। और इस तरह से इन सब बातों को सोचते हुए देखते हुए उसके मन में यह बात समझ आ गई कि उसने कुछ दिन पहले अपने आंगन की मिट्टी में सेम के बीज ऐसे ही बो दिए थे, जो आज छोटे छोटे पौधों के पलटन के रूप में उसे दिखाई दे रही है। उन पर छोटी छोटी पत्तियाँ जो ताज़ी दिखाई दे रही है, मानो मखमली पंख के समान दिखाई दे रहे हैं। अब वह धीरे धीरे पत्ते पौधे के रूप में बढ़ने लगे और कुछ ही दिनों में मानो उसके आंगन में पूरा सेम के पौधे ही पौधे फैल गए, या यह कह सकते हैं कि कुछ सहारा पाकर के, लकड़ियों का सहारा पाकर के उसके आंगन के चारों तरफ पूरे सेम के पौधे दिखाई देने लगे। अब उनमें फूल आने लगा, धीरे धीरे फूल के बाद फल आने लगा। समय आने पर उन सेम के बेलों में, सेम के पौधे में बहुत सारी फलियां लगी। कवि ने सोचा, वाह, धरती कितना देती है, यह धरती कितना देती है, यह धरती माता अपने पुत्रों को कितना चाहती है, यह धरती माता अपने पुत्रों को क्या कुछ नहीं देना चाहती है। इस बात को समझ करके वह आज खुश है, जो 50 साल पहले वह नहीं समझ पाया था। धरती माता की इस विशेषता को वह जान नहीं पाया था जब उसने स्वार्थ के कारण कुछ पैसे बीज के रूप में बोए थे। उस बीज को बोते समय उसके मन में लालच थी। उसके मन में कुछ ऐसे भाव थे जो उसे अहंकार देने वाला था। इसलिए कवि अपने मन में सोचता था कि मैंने उस समय गलत बीज बोए थे। गलत बीज बोने के कारण गलत फल मिलता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। उसने अपने बचपन में गलत बीज बोए थे, तृष्णा के बीज को बोए थे और स्वार्थवश बोए थे, जिसके कारण से उनके मन में यह लालसा हो गई थी कि वह उन पैसों से अमीर बनेगा, दूसरों पर प्रभाव दिखाएगा। इसीलिए उस पैसे रूपी बीज में किसी भी प्रकार का अंकुरण नहीं हुआ। लेकिन जब कभी निस्वार्थ भाव से अपने आंगन में उस उखड़े हुए मिट्टी में अपने हाथों से, उंगलियों से जब सेम के 4-6 बीज बो दिए और बीज कुछ दिन में पौधे का रूप धारण किया, फिर उसमें बेल लगे, फल फूल निकला
और इतना फल निकला, इतनी फलियां हुई कि कभी कभी खाया, कभी के घर के लोग खाए, कभी के अगल बगल के लोग खाए, और कभी ने उसे पड़ोस में भी दिया, तब भी वह सेम के फल, सेम के फूल, सेम के पत्ते हरे भरे दिखाई देते रहे, चहकते हुए दिखाई दे रहे थे। कभी धरती माता को उपकारी मान करके कहता है, वाह आ धरती कितना देती, ये धरती माता अपने पुत्रों के लिए कितना कुछ करती है। बस कवि को समझ में आ गया कि हम जिस प्रकार से, जिस तरह से, जिस मन से जिस काम को करेंगे, उस काम का फल वैसा ही होगा, जिससे व्यक्ति को प्रसन्नता या अप्रसन्नता का अनुभव होता है। कवि को समझ में आ गया कि यदि हम निस्वार्थ भावना से, ममता से मानवता के बीज बोएंगे तो हमारा देश सुखी होगा, हमारा देश सुखी होगा, हम सभी संपन्न होंगे, हमारे देश का नाम होगा और हम सभी अपने देश पर अनुभव करेंगे। तो इस तरह से कवि को यह बात अच्छे ढंग से समझ में आ गया, और उसी बात को आज कवि हमें बता रहा है कि हमने बचपन में धरती माता को बहुत ही गलत समझा था, उसे अनुपजाऊ या ऊषा कह करके संबोधित किया था, जो हमारी धारणा गलत थी, क्योंकि हमारे उस समय विचार गलत थे। मैंने स्वार्थ, लोलुपता, लालच के कारण उस पैसे रूपी बीज को बोए थे जिसका अंकुर नहीं हुआ। लेकिन जब सेम का बीज बोया तो उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, लालच नहीं था, अहंकार नहीं था, और वह सामाजिकता से बंधा हुआ था। समाज को उन फलों को देख करके यह साबित कर दिया कि धरती माता हम सभी को बहुत चाहती है, धरती माता में बहुत कुछ है, वह हमें संपन्न, सुखी, समृद्ध बना सकती हैं, और इसलिए हमें धरती माता को समझना चाहिए और हमें अपने मन में अच्छाइयों को ला करके मानवता के बीज को बोना चाहिए, न कि अहंकार के या स्वार्थ के बीज बोने चाहिए। तो फिर मैं इस कविता का सारांश जो तुम्हें बताया, इसे अब तुम लोग थोड़ा समझ लेना। नेक्स्ट टाइम में, अगले वीडियो में मैं तुम्हें इस कविता का वाचन करूंगा और भावार्थ बताऊंगा। आज के लिए मैं यहीं पर इस पाठ को विराम देता हूं। अगले वीडियो में मैं तुम्हें वाचन करके कविता का भावार्थ बताऊंगा। धन्यवाद।